सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल MKS क्लासेस में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हमारा जो क्लास होगा वो 12वीं कक्षा के समाकलन प्रश्नावली 7N का होगा। 7N जो होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होगा, मतलब जितना कहें उतना ही कम। ये समझ लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में इस प्रश्नावली से ज़रूर 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन पुटअप करते हैं, वो भी लॉन्ग में होता है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि यह चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए, हम 7N शुरू करने से पहले हम लोग पिछली कक्षाओं में जाते हैं। जब हमने समाकलन स्टार्ट किया तो 7A से स्टार्ट किया। 7A और B जो था वो केवल और केवल हमारे फार्मूले के ऊपर डिपेंड क्वेश्चंस थे। मतलब अगर फार्मूला याद है तो तुरंत आप उसका आंसर पा लेते थे। लेकिन जैसे ही हमने C स्टार्ट किया तो C में हमने आपको बताया समाकलन की विधियाँ। तो वहाँ हमने समाकलन की 2 विधियों का नाम लिया। एक हमने बताया प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन और एक हमने बताया खंडशः द्वारा समाकलन। तो हमने क्या किया कि C से लेकर के M तक प्रतिस्थापन और खंडशः पढ़ा। आज यहाँ हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो समाकलन की तीसरी विधि होगी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। वो ना तो प्रतिस्थापन से लगेगा ना तो खंडशः से लगेगा, बल्कि एक नए मेथड से ही लगेगा। एक नया कॉन्सेप्ट होगा। वो नया कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चा लोग? वो होगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। अब यहाँ पर एक नया हमारे पास शब्द आया है जिसका नाम है आंशिक भिन्न। तो ये जो मेरा वीडियो बनेगा दोस्तों, वो केवल और केवल आंशिक भिन्न के बारे में ही बनेगा। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोगों के समय में 6 पुस्तक होती थी मैथ की, जिसमें से अलजेब्रा में यह भी क्या था, वो इंक्लूड था, सम्मिलित था। लेकिन आज के सिलेबस में आंशिक भिन्न तो हटा ही दिया है। जब तक आप आंशिक भिन्न नहीं जानेंगे तब तक ये चैप्टर कदाप नहीं लगा पाएंगे। तो हम पहले क्या करेंगे भैया, आंशिक भिन्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और हम समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए चलते हैं आंशिक भिन्न मतलब पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस जैसे मान लेते हैं हमें मिल जाए इंटीग्रेशन 1/x² + 5x + 6 और मान लेते हैं हर में लिखा है x + 5 dx। तो ये तो भैया आसानी से लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो आपके सामने हर है, अगर हर का हम लोग अवकलन कर दे भैया तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, अंश प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ ये dx पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक दूसरे फंक्शन में। t में हो सकता है, u में हो सकता है, b में हो सकता है, a में, मतलब जो भी आप मान पाइए। 26 अक्षर हैं, x के बाद जो मानना है, आपके पास 25 है, आपके पास लेटर हैं और 25 लेटरों में किसी को आप मान लीजिए। जैसे मान लेते यही क्वेश्चन हमको दे दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे भैया, x² + 5x + 6 को मान लेते हैं हमने t मान लिया, ठीक है ना। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से मान लेते हैं 2x लिखा है, तो ये हो जाएगा कितना आपके पास 2x और 5x का करेंगे तो 5, ठीक है ना। x का 1 होगा, 6 का 0 होगा, फिर dt बाई क्या मिलेगा, dx मिलेगा। तो बच्चा लोग 2x + 5 dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। मतलब क्या, पूरा हमारा फंक्शन क्या हो गया, dt में कन्वर्ट हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जहाँ भी 2x + 5 dx होगा वहाँ केवल और केवल dt लिखा जाएगा, और जहाँ x² + 5x + 6 था वो तो t के इक्वल हो गया है। तो बच्चा लोग ये जो हमारा होगा वो log t होगा, क्योंकि हमने फार्मूला बताया है इंटीग्रेशन 1/x dx = log x होता है। मतलब यहाँ हो जाएगा आपके पास log t, और log t का वैल्यू कितना आपके पास है, x² + 5x + 6, और एक कांस्टेंट हम लोग क्या करते हैं, हम यह ऐड कर देते हैं। तो ये क्वेश्चंस तो लगा, लेकिन जब हमारे हर अंश में कुछ ऐसा था, मतलब हर का अवकलन कर दिए,
हर का अवकलन कर दिए, हमें अंश प्राप्त हो गया, जिस कंडीशंस में हमारा क्वेश्चंस क्या हो गया भैया, आसान हो गया। ये आपका सब्स्टिट्यूशन बाय इंटीग्रेशन था, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन था। लेकिन आप ये मान लीजिए कि आपके पास दे दिया जाए 1/x² 5x + 6 का इंटीग्रेट करो, तब तो आपके पास प्रॉब्लम होगा। ये ना तो सब्स्टिट्यूशन से लगेगा भैया, ना तो भाई आपका पार्ट वाइज इंटीग्रेशन से लगेगा। मतलब ना तो ये खंडसा होगा, ना तो ये प्रतिस्थापन होगा। ये एक नया मेथड से होगा, ये नया कॉन्सेप्ट से होगा। वो नया कॉन्सेप्ट होगा पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो चलते हैं एक एक करके, हम इसका क्या करेंगे भैया, निचोड़ निकालेंगे और आपके सामने पेश कर देते हैं। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आपको हम वो चीज़ समझा करके ही रहेंगे, और ये तो मेरा प्रयास ही होगा। तो चलते हैं इस क्वेश्चंस को हल करने के लिए हम पूरा पहले फंडा समझेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का। तो चलिए कुछ देर के लिए आप लोग समाकलन शब्द को भूल जाइए, पूरा हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मतलब आंशिक भिन्न के बारे में लेक्चर देने जा रहे हैं। तो चलते हैं भैया पार्शियल फ्रैक्शन। आवाज़ आ रहा ना, पार्शियल फ्रैक्शन, और इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे भैया, आंशिक भिन्न कहेंगे। आंशिक भिन्न, तो एक शब्द आया है भिन्न। पहले हम लोग भिन्न फ्रिक्शन का मतलब समझ लेते हैं कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। हम पहला नंबर एक आपको बता रहे हैं संयुक्त भिन्न। क्या बता रहे हैं भैया, संयुक्त भिन्न, कंपाउंड फ्रिक्शन। और दूसरा होगा सरल भिन्न। क्या होगा भैया, सरल भिन्न होगा। तो हम पहले संयुक्त भिन्न और सरल भिन्न को समझ लेते हैं। क्या होता है भैया, जब हर में एक से अधिक गुणनखंड उपस्थित होते हैं तो ऐसे भिन्न को हम लोग संयुक्त भिन्न कहते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास आ जाए 1/x + a, x + b, x + c एंड c1। मतलब जब एक से अधिक फैक्टर आएंगे उसके डिनोमिनेटर में तो उस प्रकार के फ्रिक्शन को हम लोग कंपाउंड फ्रिक्शन कहते हैं। लेकिन अगर हमारे हर में डिनोमिनेटर में अगर केवल और केवल एक फैक्टर आए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, सरल भिन्न कहते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, संयुक्त भिन्न की परिभाषा लिख लीजिएगा। जब हर में डालेंगे हेडिंग संयुक्त भिन्न कंपाउंड फ्रिक्शन, लिखिएगा। जब हर में एक से अधिक गुणनखंड हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, संयुक्त भिन्न कहते हैं। दूसरा लिखेंगे हेडिंग साधारण भिन्न, लिखेंगे जब हर में केवल एक ही गुणनखंड हो, जब हर में केवल एक ही गुणनखंड हो तो उसे साधारण भिन्न कहते हैं। अब क्या होगा हमारा आंशिक भिन्न की परिभाषा, ध्यान दीजिएगा। आंशिक भिन्न की जो परिभाषा है बोर्ड पर लिख दिया गया है। क्या लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है यदि दी हुई किसी भिन्न को ऐसी सरलतम भिन्नों में खंडित का मतलब होता है भैया तोड़ना, खंडित कर लिया जाए, जिनका लघुत्तम समापवर्तन मतलब LCM लेकर हल करने पर मूल भिन्न क्या हो जाए भैया, प्राप्त हो जाती है। तो इस डिफिनीशन को हम एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक मूल भिन्न है x² + 5x + 6, ठीक है ना। ये दी हुई किसी भिन्न को, ठीक है ना, ये देखिए ये एक हमारे पास भिन्न है। अच्छा, इस चीज़ को लिख सकते हैं 1/x + 3 और x + 2 लिख सकते हैं। यदि दी हुई किसी भिन्न को ऐसी सरलतम भिन्नों में, तो ये जो भिन्न है भैया वो संयुक्त भिन्न है क्योंकि उसमें एक से अधिक फैक्टर आए हुए हैं। तो यदि दी हुई किसी भिन्न को ऐसी सरलतम भिन्नों में खंडित कर लिया जाए तो इसको हमें सरलतम भिन्नों में क्या करना है, ब्रेक करना है, तोड़ना है, खंडित करना है, ठीक है ना। जिनका LCM लेने पर हमें यह मूल भिन्न क्या हो जाए, पुनः प्राप्त हो जाए, वही क्या कहलाता है, आंशिक भिन्न कहलाता है। तो एक बार पुनः मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि दी हुई किसी भिन्न को
ऐसी सरलतम भिन्नों में खंडित कर लिया जाए। तो ये हमारे पास कौन सा एक भिन्न भैया, ये हमारे पास एक संयुक्त भिन्न है। ये संयुक्त भिन्न काहे है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक से अधिक फैक्टर आए हुए हैं। इतना तो स्पष्ट हो गया। अब क्या है, इस संयुक्त भिन्न को हमें ब्रेक करना है। किसमें? एक सैंपल फ्रिक्शन में, एक साधारण भिन्न में। और उस साधारण भिन्नों का हम एलसीएम ले लें, हल कर लें, और उसके पश्चात हमें क्या मिल जाए? पुनः मूल भिन्न प्राप्त हो जाए। तो वही क्या कहलाता है भैया? आंशिक भिन्न कहलाता है। तो जैसा कि हमारे पास ये एक संयुक्त भिन्न है, इस चीज को हम लिखने वाले हैं क्या? -1/x + 3 + 1/x + 2। आप बताइए, इसके डिनोमिनेटर में मतलब इसके हर में केवल और केवल एक फैक्टर है, इसके भी डिनोमिनेटर में अर्थात हर में केवल और केवल एक फैक्टर है। देन आई कैन से दैट दिस फ्रैक्शन टाइप सैंपल फ्रैक्शन होगा। मतलब यह प्रकार किसका होगा भैया? एक साधारण भिन्न का होगा। चलिए हम साधारण भिन्न का एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा सा हल कर लेते हैं, देखते हैं मूल भिन्न प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बच्चा लोग क्या होगा, आइए हल कर लिया जाए। गुना करेंगे तो -x + 2 करने में इतना +x + 3, और जब एलसीएम लेंगे तो x + 3 और x + 2 हो जाएगा। हल कर लेंगे, ब्रैकेट खुलेगा, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। +x + 3, x + 3 और x + 2। हाई देखिएगा, +x -x कैंसिल, 3 में से 2 गया 1, 1/x + 3 और x + 2। बताइए भैया हमें मूल भिन्न प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कैसे हुआ है? बाई पार्शियल फ्रैक्शन। हमें यही तो सीखना है कि किसी संयुक्त भिन्न को हम कैसे सरल भिन्नों में उसे क्या करना है? खंडित करना है। और ये कैसे सीखेंगे भैया? आंशिक भिन्न द्वारा। अब थोड़ा सा हम समाकलन शब्द का प्रयोग एक बार फिर से कर लेते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि अगर यहाँ इंटीग्रेशन ऐसा कुछ दिया है 2x + 5, तो इसका आसानी से इंटीग्रेशन हमने पहले भी करके दिखाया होगा, log x² + 5x + 6x + कांस्टेंट। इसका ये आंसर होगा। लेकिन अगर यहाँ 1 दे दिया जाएगा तो इसका हम लोग आसानी से इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें पार्शियल फ्रैक्शन का पूरा फंडा समझ में नहीं आ जाता है। तो चलते हैं, यहाँ इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल इसका फैक्टर करेंगे, x + 3 x + 2 होगा। अच्छा भैया मुझे बताइए, इस चीज़ को हम लोग इतना तो लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख सकते तो हल करने पर कैसे हमें वही मिल रहा है ना? अगर हल करने पर मुझे वही मिल रहा, अर्थात इतने को हम लोग इतना आसानी से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। और यहाँ dx कर सकते हैं, यहाँ dx कर देते हैं। अब ये होगा पार्ट वाई इंटीग्रेशन, खंडशः समाकलन। तो भैया लोग आसानी से इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि अगर हम लोग क्या कर ले, माइनस को बाहर कर लेते हैं, x + 3 को आप t मान लीजिएगा, क्या करिएगा? लेट कर लीजिएगा, x + 3 = t कर लीजिएगा। x का 1 होगा, 3 का 0 होगा, dt/dx होगा। तो इस कंडीशन में dx बराबर कितना हो जाएगा? dt हो जाएगा। अच्छा भैया x + 2 को भी कुछ मान लीजिए, t' मान लें, x का 1 हो जाएगा, 2 का 0 होगा, dt' कितना हो जाएगा? dx हो जाएगा। तो dx बराबर कितना होगा? dt' हो जाएगा। तो बच्चा लोग क्या होगा? माइनस इंटीग्रेशन 1/x + 3 को t लिख सकते हैं, dx को dt लिख सकते हैं, प्लस लगा दीजिए, इंटीग्रेशन 1 को रहने दीजिए, dx को dt' लिखेंगे, और बाई x + 2 को क्या लिखेंगे? t' लिखेंगे। तो बच्चा लोग हमें इसका समाकलन पता है, -log t हो जाएगा, और इसका कितना होगा? log t' हो जाएगा। तो इस कंडीशन में -log t का मतलब है x प्लस कितना 3 है, और प्लस कर देते हैं log t' का मतलब x + 2। तो बच्चा लोग हमें अगर इसका इंटीग्रेट करने के लिए कह दिया जाएगा तो इसका आंसर हमें मिलेगा इतना, -log x + 3 + log x + 2 और एक कांस्टेंट। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो ऐसे ही हम कठिन कठिन सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं।
तब हल कर पाएंगे जब हमें पार्शियल फ्रैक्शन बढ़िया से पता होगा। तो इसी क्रम में चलते हैं और पार्शियल फ्रैक्शन में हाँ एक पार्शियल फ्रैक्शन का छोटा सा डिफिनीशन और आप बना सकते हैं या लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। दूसरा इसका डिफिनीशन कॉपी पेन उठाइएगा और लिखना शुरू करिएगा अथवा करके इसका दूसरा डिफिनीशन, संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए प्रयोग की जाने वाली जितनी भी प्रक्रिया होगी या विधि होगी उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे भैया, आंशिक भिन्न कहते हैं। तो इतना हो गया ना। अब चलते हैं अगला चीज देखने के लिए क्या होगा। दीजिएगा, हम आज आपको बताने जा रहे हैं भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार भी यहाँ हमें समझना पड़ेगा, जो कि हम बहुत छोटी कक्षाओं में पढ़े थे। भिन्न के प्रकार यहाँ हम दो भिन्न पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे उचित भिन्न, एक पढ़ेंगे हम लोग क्या भैया, उचित भिन्न, और दूसरा पढ़ेंगे अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न मतलब एक हमारा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा होगा इम्प्रॉपर। अब एक एक करके हम दोनों समझ लेते हैं, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। पहला चीज क्या है, जैसे मान लेते हैं लिखा है कहीं x + 5 / x² + 5x + 6 लिखा है। अच्छा ये बताइएगा, अगर मैं पूछूं इस बहुपद की घात कितना होगा, तो इस बहुपद की घात, किसी बहुपद की घात उसकी अधिकतम घात मतलब डिग्री। अच्छा ये बताओ, इसकी पावर है 2, इसका पावर है 1 और इसका पावर मान ले 0, ठीक है ना। तो बताओ इस बहुपद की डिग्री कितनी होगी, मतलब घात कितना होगा भैया, महत्तम पावर 2 होगा। इसका कितना होगा, 1 होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से क्या होगा, पहला चीज़ यहाँ हमने जो लिख रहे हैं ध्यान दीजिएगा, हर की घात इज ग्रेटर देन अंश की घात। हमने लिखा क्या, हर की घात इज ग्रेटर देन अंश की घात। तो ऐसे भिन्न जो होंगे वो एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन के होंगे। बात समझ में आ रहा है ना। अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग दे दें तो लिख सकते हैं क्या, x + 5 x² + 5x + 6, इसका है पावर 2, इसका पावर है 1, तो हर का घात है 2, हर की डिग्री कितनी है 2, अंश की कितनी है 1, ग्रेटर कौन होगा 2। तो इस कंडीशन में ये जो हमारा होगा भैया वो एग्जाम्पल होगा किसका, प्रॉपर फ्रैक्शन का होगा। इतना समझ में आ गया ना। अब चलते हैं दूसरा चीज सीखते हैं। दूसरा क्या है, हर की घात। हमने लिखा हर की घात और लिखा अंश की घात, हर की घात और अंश की घात, ये चीज लिख दिया गया। हर की घात ठीक है ना, इज लेस देन आर इन इक्वल अंश की घात। तो ऐसे जो भिन्न होंगे वो अनुचित भिन्न होंगे। बात समझ में आ रहा है ना। एक बार पुनः भैया देसी भाषा में, हर के घात जब बड़ा हुई अंश के घात के तुलना में, तो जो ऐसन भिन्न हुई भैया वो उचित भिन्न कहलाई। एकर उल्टा सोची, अगर अंश के घात और हर के घात में का हुई, हर के घात ठीक है ना छोट हुई या बराबर हुई अंश के घात के, तो वह कंडीशन में कौन भिन्न कहलाई, अनुचित भिन्न कहलाई। तो ये चीजिया भैया नोट के लो अपने कपिया में काओ कि इफ ठीक है ना डिनोमिनेटर डिग्री ठीक है ना इज ग्रेटर देन नोमिनेटर डिग्री, देन दिस टाइप फ्रिक्शन कॉल्ड टू बी प्रॉपर फ्रिक्शन। मतलब हर की घात बड़ा होगा जब अंश की घात से, तो इस प्रकार के भिन्न को हम लोग क्या कहेंगे भैया, उचित भिन्न कहेंगे। और जब हर की घात अंश के घात से छोटा या बराबर होगा तो ऐसे भिन्न को हम लोग क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न कहेंगे। इतना तो समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अगला डालेंगे हेडिंग आप लोग, आंशिक भिन्न में बदलने की शर्तें। ठीक है ना, आंशिक भिन्न में बदलने की शर्त। कोई किसी भी भिन्न को आप केवल और केवल
तब उसको असाधारण भिन्नों में तोड़ सकते हैं जब वो मूल भिन्न क्या होगा, उचित भिन्न होगा। क्या होगा भैया, उचित भिन्न। अगर उचित भिन्न नहीं होगा तो भाग प्रक्रिया अपना करके उस अनुचित भिन्न को क्या करेंगे, उचित भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। तो लिख लीजिएगा आंशिक भिन्न में बदलने की शर्तें। तो लिखिएगा भिन्न उचित होना चाहिए, भिन्न उचित होना चाहिए, और यदि भिन्न अनुचित भिन्न है तो उसे भिन्न को भाग देकर उचित भिन्न में बदलकर आंशिक भिन्न में बदल देना चाहिए। चलिए आइएगा चलते हैं एक एक करके अब हम लोग सीखने के लिए। ध्यान दीजिएगा आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए गए हैं, जिसमें से पहला है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन होल बाई एक्स प्लस वन। अंश की घात कितना है, अंश की घात है, अंश की घात कितना है भैया, 2 है। हर की घात कितना है, हर की घात 1 है। अच्छा 2 इज ग्रेटर देन क्या है भैया, 1 है। मतलब क्या है, अंश की घात इज ग्रेटर देन हर की घात। तो इस कंडीशन में क्या होगा भैया, ये जो हमारा भिन्न होगा इस भिन्न को हम लोग क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न कहेंगे। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन होल बाई एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। अच्छा भैया लोग इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन होल बाई, इसको हल करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अच्छा भैया इसमें अंश की घात कितना है, इसमें अंश की घात है 2। कितना है भैया, 2 है। हर की घात कितना है, 2 है। तो अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है कि चूँकि अंश की घात बराबर हर की घात, इसलिए उपरोक्त भिन्न एक अनुचित भिन्न होगा, अनुचित भिन्न होगा। इतना बात समझ में आया ना। तो ये भी एक अनुचित भिन्न होगा, यह भी एक अनुचित भिन्न होगा। तो हमने अभी आपको बताया कि किसी भिन्न को आंशिक भिन्न में बदलने के लिए क्या होना चाहिए, उस भिन्न को उचित भिन्न में होना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं है, मतलब अनुचित भिन्न है, तो भाग प्रक्रिया को अपना करके उस अनुचित भिन्न को क्या करेंगे, उचित भिन्न में परिवर्तित कर देते हैं। तो चलते हैं अब हम किसी अनुचित भिन्न को उचित भिन्न में कैसे बदलते हैं, भाग दे करके। तो आइए चलते हैं देखने के लिए ये एग्जाम्पल्स। आइएगा ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में डिवाइड किया जा रहा है किसका भैया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का। अच्छा देखो अंश की घात और हर की घात इक्वल, तो भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो लिख दिया जाए, इस चीज़ को उतार दिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो इस चीज़ को क्या करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, 6 में 1 ऐड कर देंगे, 7 हो जाएगा। तो आप बताइए, हम लोग पढ़े हैं 5 सही, अगर 5/4 लिख दिया जाए तो जब 5 में 4 का भाग देंगे 4 एकम 4 होगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 1 सही 1/4, 1 सही 1/4। तो क्या 1 सही 1/4 को हम 1 + 1/4 नहीं लिख सकते हैं क्या, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 1 एकम 1, 4 एकम 4, 4 1 5/4। देखिए वही भिन्न हमें मिला कि नहीं मिला। तो चाहे 1 सही 1/4 लिखो और चाहे उसी को 1 + 1/4 लिखो, मतलब जो भागफल है। तो इसी चीज़ को लिख सकते हैं क्या, इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं क्या भैया, 1 प्लस, ठीक है ना, 7/x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। तो ये बच्चा भाई ध्यान दो, ध्यान क्या देना है, ध्यान यही देना है कि ये जो हमारे पास अनुचित भिन्न था, अब हमने क्या किया भैया, भाग दिया और भाग दे करके उस अनुचित भिन्न को हमने क्या कर दिया भैया, उचित भिन्न में परिवर्तित कर दिया। और जब उचित भिन्न में परिवर्तित कर दिया तो उसे आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, आंशिक भिन्न में बदल सकते हैं। तो चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इस प्रकार से हम लोग
पा चुके हैं। क्या? ध्यान दीजिएगा, हमने पाया 1 + 7/x² - x - 6। अच्छा, इस चीज़ को लिख सकते हैं या 1 + 7 अच्छा भैया हमें ये बताइए, इस चीज़िया को क्या हम लोग x + 2 x - 3 नहीं लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, उसी का संतान है x + 2 × x - 3। ए बाबू, हाई देखो, ये हमारा कौन सा भिन्न है? ये हमारा एक कंपाउंड फ्रिक्शन है, संयुक्त भिन्न है। अब इसी संयुक्त भिन्न को हम लोग साधारण भिन्न में क्या करेंगे? बदलेंगे। और उस साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम जो विधि का प्रयोग करेंगे उसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं भैया? आंशिक भिन्न कहते हैं। तो लिखेंगे अगला हेडिंग, आंशिक भिन्न में बदलने की दशा। चलिए चलते हैं। ध्यान दीजिएगा भैया, आपके सामने बोर्ड पर कुछ लिखे गए हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। एक एक करके हम सबका जिक्र करने जा रहे हैं। आंशिक भिन्न में बदलने की दशा, केसेस ऑफ चेंज टू पार्शियल फ्रैक्शन। हमारे पास, ठीक है ना, किसी भी भिन्न को, संयुक्त भिन्न को आंशिक भिन्न में बदलने के लिए 4 केसेस हैं, ठीक है ना। 4 केसेस हैं, 4 टाइप के होंगे। फर्स्ट टाइप का केस क्या कह रहा भैया कि व्हेन डिनोमिनेटर हैव लीनियर फैक्टर विथ नो रिपीटेशन, मतलब जब हर रेखीय गुणनखंड हो तथा जिसकी पुनरावृत्ति ना हो। रेखीय गुणनखंड का मतलब उसका डिग्री कितना हो भैया? 1 हो। शर्त है जिसकी पुनरावृत्ति ना हो। तो लिखा है 1/x + 1, ये भी आपका क्या है भैया? एक लीनियर है। ये भी कितना है? लीनियर है। दोनों का डिग्री क्या है? होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या होगा भाई? इसको सही कर, थोड़ा सा लॉक कर दो। अब इसके बाद क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या है कि जब हर रेखीय गुणनखंड हो तथा जिसकी पुनरावृत्ति ना हो। देखिए कोई रिपीटेशन नहीं है, x + 1 है, x + 2 है। हाँ, रिपीटेशन तब होता जब कुछ ऐसा होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है x + 2 2 टाइम, मतलब वही चीज़ रिपीट हो रहा है। सेकंड क्या कह रहा है कि व्हेन डिनोमिनेटर हैव लीनियर फैक्टर विथ रिपीटेशन, मतलब जब हर रेखीय गुणनखंड हो तथा जिसका पुनरावृत्ति हो। तो उस कंडीशन में इसका एग्जाम्पल लिख दिया गया है 1/x + 1 x + 2 का होल स्क्वायर। इन दोनों एग्जाम्पल्स में क्या अंतर है भैया? इसका रिपीटेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है? x + 2 को हम लोग लिख सकते हैं होल स्क्वायर को x + 2 2 टाइम, मतलब इसको ऐसा ना लिख करके होल स्क्वायर लिख दिया। अब इसका क्या हो रहा है भैया? रिपीट हो रहा है। थर्ड क्या कह रहा है कि जब हर में द्विघातीय गुणनखंड हो तथा जिसका पुनरावृत्ति ना हो। तो आपको दिख रहा है, हाँ, जो थर्ड वाला होगा उसमें फर्स्ट और सेकंड फॉलो कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? जो थर्ड आपका केस है, थर्ड केस में फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस कंडीशन में 1/x + 1 जो कि ये फर्स्ट वाला फॉलो कर रहा है, और इनटू में x² - x + 1, ये आपका क्वाड्रेटिक है, बट इसका रिपीटेशन नहीं हुआ है। आपके सामने फोर्थ एग्जाम्पल्स है, फोर्थ केसेस है, जब हर में द्विघातीय गुणनखंड हो तो जिसकी पुनरावृत्ति हो। तो आपको दिख रहा है इसकी पुनरावृत्ति हो रहा है। तो एक बार पुनः हम एक एग्जाम्पल दे करके सबको समझा दे रहे हैं। जब हर रेखीय गुणनखंड हो तो जिसका पुनरावृत्ति ना हो, जैसे मान लेते हैं 1/x + ये लिखा है, x + b लिखा है, x + c लिखा है, x + d लिखा है। सब आपके पास एक एक करके जितने भी हैं वो भैया फैक्टर लीनियर हैं और किसी की रिपीटेशन नहीं है। लेकिन अगर हम किसी का स्क्वायर लगा दे तो भैया आपको दिख रहा है जो इतना होगा वो फर्स्ट केस होगा। अगर इसमें इतना इंक्लूड कर ले तो ये सेकंड केस होगा, क्योंकि इस लीनियर में क्या है भैया, इसका रिपीटेशन हो रहा है, स्क्वायर लगा है। इतना तो हो गया फर्स्ट सेकंड। अब चलते हैं अगर थर्ड के बारे में बात करें तो थर्ड में क्या कर रहा है कि हर में द्विघातीय गुणनखंड हो, मतलब आपका कुछ ऐसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि उसके साथ साथ लीनियर भी रहे। बात समझ में आ रहा है ना? तो लीनियर भी हो सकता है, क्योंकि हमने बताया कि जो थर्ड केस होगा उसमें फर्स्ट और सेकंड इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई ज़रूरी भी नहीं है कि इन्वॉल्व हो। अगर ऐसा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसा रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा। हाँ, कुछ लोग ये मत समझना कि गुना कर देंगे तो भैया कैसे क्वाड्रेटिक होगा, वो तो ट्राई में चला जाएगा। नहीं, हम अलग अलग, ये तो फैक्टर चल रहे हैं सबके ना। अब ध्यान दीजिएगा,
अगर हम फोर्थ कंडीशन के बारे में बात करें तो यहाँ क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, तो ये फोर्थ कंडीशन फॉलो करेगा। तो हम आशा करते हैं आपको 4 कंडीशन समझ में आए होंगे। कॉपी में लिख लीजिएगा विथ एग्जाम्पल्स। और इसके बाद हम एक एक केस के बारे में चलते हैं, सबको हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला हमारे पास एग्जाम्पल्स है, जब हर रेखीय गुणनखंड हो तथा जिसकी पुनरावृत्ति ना हो। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया था और वही प्रीवियस एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये हमारे पास अनुचित भिन्न होगा। काहे होगा, हमने बताया अंश की घात बराबर हर की घात। तो ऐसी स्थिति में भिन्न हमारा अनुचित होता है। अनुचित भिन्न को हम पार्शियल फ्रैक्शन में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। पहले हम लोग उस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं भाई, डिवाइड प्रोसेस को यूज करके। तो हमने इस हर को, इस डिनोमिनेटर को इतना लिखा बाई फैक्टर, ठीक ना, मैंने फैक्टर कर दिया। इसके बाद क्या है, यहाँ से हम क्या किए हैं, इस चीज को, ठीक है ना, हमने डिवाइड प्रोसेस को यूज करके हमने इतना लिखा। इतना समझ में आ रहा ना। 1 तो हमारे पास कांस्टेंट है, इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। आपके सामने लिखा है 7 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसको लिख सकते हैं 1 + 7, और इस चीज़ को इतना लिख सकते हैं, जो कि मैंने इतना लिख दिया। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो लिखा गया है 7 बाई एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, ये भैया आपका फर्स्ट केस क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर हैं और किसी का रिपीटेशन नहीं किया गया है और यह एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस कंडीशन में इसको हम आसानी से पार्शियल फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, क्योंकि ये सारे केसेस को फॉलो कर रहा है। अब आइएगा कैसे कैसे अब हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसको एक सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम इसी के बारे में सीखने जा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, पहला चीज़ क्या है, 7 बाई एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 को लिख सकते हैं a बाई एक्स प्लस 2 और b बाई एक्स प्लस 3। अगर आपके पास कोई और लीनियर फैक्टर होता तो c बाई करके लिख सकते थे। मतलब अगर आपके पास x प्लस ये, x प्लस बी, x प्लस सी, x प्लस डी एंड सो वन होगा तो उसको लिख सकते हैं क्या, बारी बारी से a बाई एक्स प्लस ये, b बाई एक्स प्लस बी, c बाई एक्स प्लस सी, d बाई एक्स प्लस डी डॉट 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 एट सो वन। इतना समझ में तो आया होगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मतलब यहाँ से ये एग्जाम्पल्स बताने का मेरा ये मतलब है कि जितने टर्म होंगे उतने हम लोग टर्म यहाँ पर भी क्या करेंगे भैया, बढ़ा लेंगे। तो चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्या है, हमारे पास लिखा था 7 बाई एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, ये हमारे पास एक संयुक्त भिन्न है। हमने क्या किया, इसको एक सिंपल फ्रैक्शन में क्या कर दिया भैया, कन्वर्ट कर दिया, जहाँ a और b हमारे कांस्टेंट वैल्यू होंगे। इतना हो गया ना। अब ध्यान दीजिए, अगला स्टेप, पहला स्टेप ये हो गया, इसको आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब अगला कार्य होगा, एलसीएम लेना है मुझे राइट हैंड साइड का। तो 7 बाई इसको ऐसे ही आप उतार दीजिए, x प्लस 2 एक्स प्लस 3 इक्वल एलसीएम लेंगे तो x प्लस 2 एक्स प्लस 3 होगा। x प्लस 2 से x प्लस 2 डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा है x प्लस 3। तो a के साथ x प्लस 3 का गुना हो जाएगा, x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर होगा क्या b x प्लस 2। अब दोनों के डिनोमिनेटर देखिएगा इक्वल है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अगला कार्य क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमें मिला क्या, 7 इक्वल a एक्स प्लस 3 b एक्स प्लस 2, इक्वेशन नंबर ये कितना मुझे मिला भैया, सेकंड में मिला। इतना समझ में तो आया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से a और b के मान निकालने के हमारे पास दो विधि हैं। नंबर 1 हमारे पास जो विधि है वो है वैदिक विधि। वैदिक विधि मतलब वैदिक मेथड, वैदिक मेथड।
और जो दूसरा हमारे पास है भैया सामान्य विधि, सामान्य विधि, सिंपल मेथड। हम बारी बारी से दोनों का यूज करके ए और बी के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले वैदिक मेथड से क्या करते हैं, इस ए और बी का मान निकालते हैं। तो भैया वैदिक मेथड में कैसे हम ए और बी का मान निकालते हैं, हम एक एक कोएफिशिएंट को मतलब क्या करते हैं, जो हमारे पास x+3 है हम एक एक करके जीरो करते हैं। उस कंडीशन में अगर ये जीरो होगा तो b का वैल्यू फाइंड आउट होगा, जब ये जीरो होगा तो ये का वैल्यू फाइंड आउट होगा। इस प्रकार से जो हमारे पास अज्ञात राशियां a और b हैं वो एक एक करके हमें क्या हो जा रही हैं, प्राप्त हो जा रही हैं। तो चलते हैं वैदिक विधि का यहाँ यूज करके a और b के वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। हाँ, वैदिक विधि जो आपका होगा वो केवल और केवल केस फर्स्ट और केस सेकंड में फॉलो होगा। बाकी जो केस थर्ड और फोर्थ होंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, सैंपल मेथड ही यूज करेंगे। सैंपल मेथड सबके लिए फॉलो होगा, लेकिन जो वैदिक मेथड होगा वो केवल और केवल केस फर्स्ट के लिए और केस सेकंड के लिए होगा। तो हमें दोनों सीखना है। तो आइए पहले इसको ए वाले को जीरो कर लेते हैं। ये तब जीरो होगा x+3 इक्वल 0 कर लीजिएगा। दिस एम्प्लाइज x इक्वल -3, ठीक है ना, पुट, ठीक है ना, क्या करते हैं x इक्वल -3 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो जहाँ जहाँ भी हमारा x होगा वहाँ वहाँ पुट होगा -3। तो आइए 7 इक्वल ये और -3 + 3b -3 + 2, तो 7 और ये हो जाएगा 0 v -1। तो इस प्रकार से -b इक्वल हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। दिस एम्प्लाइज b इक्वल -7। तो बच्चा लोग इस प्रकार से b का मान हमें कितना मिला, -7 मिला। अब आइएगा चलते हैं, क्या करते हैं, x+2 इक्वल 0 कर लेते हैं। दिस एम्प्लाइज x इक्वल -2, ठीक है ना, का मान समीकरण कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो आइएगा समीकरण 2 में क्या करते हैं, x इक्वल पुट कर देते हैं -2। तो हो जाएगा कि आपके पास 7 इक्वल, ठीक है ना, 7 इक्वल a होगा, x के जगह पर -2 पुट कर दे रहे हैं, +3 होगा, और इसके बाद में +b होगा, x के जगह पर -2 होगा, +2 होगा। तो 7 इक्वल a हल करेंगे तो 1b × 0 मिलेगा। तो इस प्रकार से a इक्वल कितना मुझे मिला, 7 मिला। तो b इक्वल मिला -7 और a इक्वल कितना मिला, 7 मिला। तो लिख देते हैं क्या, a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो आइए समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ है। तो 7/x+2, 7/x+2 और इंटू x+3 इक्वल a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 7/x+2 प्लस b का वैल्यू कितना है, -7/x+3। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस हो जाएगा। इतना समझ में तो आया होगा। अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब क्या होगा, ये क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारे पास एक संयुक्त भिन्न था। ये कौन सा भिन्न था भैया, संयुक्त भिन्न। और हमें क्या प्राप्त हुआ भैया, एक अलग अलग से सरल भिन्न प्राप्त हुआ। अगर हम सरल भिन्न का लासा ले लें और वही मूल भिन्न प्राप्त हो जाए तो समझेंगे हमारा सही है। तो आइए उत्तर की जांच भी कर लिया जाए, ठीक है ना। थोड़ा देखो कवर कर लो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 7x+3 होगा, माइनस लगा दे रहे हैं, 7 लिख दे रहे हैं, x+2 होगा, बाई में x+2 और x+ कितना है, 3 है। इतना हो गया। अच्छा एक चीज़ गलती हुआ है, क्या गलती हुआ है, x+2 और x+3 है और हमारे पास क्या था, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है।
हालांकि सवाल थोड़ा चेंज हो चुका है, यहाँ माइनस था और हम प्लस करके लगा रहे हैं, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, सही है। अब होगा 7x 7 21 माइनस 7x 7 दूनी 14 बटे x+2 और x+3 होगा। अच्छा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और इसके बाद में 7 दूनी 14 ये माइनस में हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब 11 में से 4 गया, ठीक ना, 7 4 11, और उसके बाद में 1 मिनट, यहाँ कितना बचेगा आपका, 14 ही बचेगा। थोड़ा सा गलती हो रहा है कुछ, हाँ 7 बचेगा, सॉरी 7, ठीक है ना। 7/x+2 और x+3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से कितना हो जाएगा, 11 में 7 गया 4, हाँ सही है। तो बच्चा लोग क्या हुआ, 7/x+2 x+3 हमें मिल चुका है। मतलब हमारा जो ये सरल भिन्न में प्राप्त हुआ है, जो हमें सरल भिन्न प्राप्त हुआ है, कैसे प्राप्त हुआ है, बाई पार्शियल फ्रैक्शन। हमने जब उस कंपाउंड फ्रिक्शन को हमने एक सिंपल फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर लिया, और उसको कन्वर्ट करने के लिए कौन हेल्प किया है, उसमें मेथड हमने फॉलो किया है पार्शियल फ्रैक्शन। और इस प्रकार से जो हमें सिंपल फ्रिक्शन मिला उसको थोड़ा सा हमने हल कर लिया। हल करने के बाद हमें वही मूल भिन्न क्या हो गया भैया, प्राप्त हो गया। अर्थात ये हमारा सवाल क्या है, सही है। अब ध्यान दीजिए, इतना नोट कर लीजिएगा, समझ में आया होगा। एक बार पुनः समझा दे रहे हैं। जो हमारे पास डिनोमिनेटर होगा, जितने टर्म होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम ऊपर वाले टर्म को बढ़ाएंगे। चूँकि 2 टर्म था तो a/x+2 कर दिया, b/x+3 कर दिया। इसको फर्स्ट आप स्टेप क्या करेंगे, जब a b c d जो भी होगा मान लेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका तुरंत फर्स्ट होगा। और इसके बाद क्या है, इसका आप क्या करेंगे, एलसीएम लेकर के इसको कैंसिल करके जो बच रहा उसको उतार देंगे। इस प्रकार से ये हमारा सेकंड इक्वेशन बना। अब इसके बाद क्या है कि हमें जो a और b के वैल्यू हैं, a और b का वैल्यू, a और b के जो वैल्यू हैं, ठीक है ना, वही हमें निकालना है, वही हमारा ज्ञात है। और a और b के वैल्यू को ज्ञात करने की 2 विधि है। एक हमारे पास वैदिक विधि है और दूसरा हमारे पास क्या है, सरल सिंपल है। तो वैदिक में क्या करते हैं, एक एक करके 0 करते हैं। जब एक एक कर को 0 करेंगे, जब एक को 0 करेंगे तो दूसरे का वैल्यू मिलेगा, और जब दूसरे को 0 करेंगे तो पहले का वैल्यू मिलेगा। इस प्रकार से क्रम से हमें a और b के जब वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, a और b के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। रखने के बाद जो हमें मिलेगा वो एक सरल भिन्न होगा। उस सरल भिन्न का हम आसानी से इंटीग्रेशन ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हमारा अब की बार जो होगा वो होगा सिंपल मेथड से। इतना नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। वही क्वेश्चंस है लेकिन अब की बार मेथड हमने चेंज कर दिया। सिंपल ना का करके हम भूल गए थे भाई, पॉपुलर मेथड रहेगा, ठीक है ना। तो आइएगा चलते हैं पॉपुलर मेथड से इसको, इस कंपाउंड फ्रिक्शन को सिंपल फ्रिक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो चलते हैं, पहला काम वही होगा, a/x+2 होगा, फिर b/x+3 होगा। तुरंत इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग मान लेंगे। इसके बाद क्या होगा, 7/x+2 होगा, x+3 होगा, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, वही पुरानी बात, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कहिए चाहे एलसीएम कहिए, बात तो इक्वल है। x+2 x+3 a और x+3 b x+2, यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर क्या बचा हमारे पास, 7 = a x+3 b x+2। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, 7 = लिख रहे हैं ax + 3a bx + 2b, जहाँ a और b क्या होंगे, अचर पद होंगे। अब आइएगा 7 ax और कहाँ x है, यहाँ bx 3a + 2b। यहाँ से लिख सकते हैं 7 = x कॉमन a + b 3a + 2b
अब ध्यान दीजिएगा 7 यहाँ केवल और केवल अचर पद है, तुलना नहीं कर सकते हैं। अब तो तुलना कर सकते हैं ना, 0x दोनों पक्षों के गुणांकों x, दोनों पक्षों के गुणांकों एवं अचर पदों की तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a प्लस बी, एक्स का कॉफिशिएंट कितना है, a प्लस बी है, तो a प्लस बी, और इसका कॉफिशिएंट कितना है 0, a प्लस बी इक्वल 0, और फिर कांस्टेंट टर्म 3a प्लस 2b इक्वल कितना है 7। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लीजिए आप लोग, और इसे क्वेश्चन नंबर थर्ड मान लीजिए। सेकंड और थर्ड को आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो कि हम लोग क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। 7th 8th में पढ़ चुके हैं कि युगपत समीयुग, मतलब कोई भी आप चाहे प्रतिस्थापन विलोपन कुछ भी लगाइए, ठीक है ना। तो यहाँ से हम आसानी से a प्लस बी इक्वल 0, तो a इक्वल कितना हो जाएगा -b, तो समीकरण 3 से अब हो जाएगा 3, a की जगह पर -b प्लस 2b इक्वल हो गया 7, -3b प्लस 2b इक्वल 7, और इस प्रकार से हल करने पर -b इक्वल 7 और b इक्वल कितना आ गया -7। तब इस रिलेशन से a बराबर कितना हो जाएगा, -b है, ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो a और b का मान क्या करेंगे भैया, समीकरण 1 में रख देंगे। ये व b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आइए 7/x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल एक की जगह पर कितना हो जाएगा 7, और फिर उसके बाद में x/2 प्लस, ठीक है ना, प्लस माइनस क्या होगा -7/x प्लस 3। तो आपने देखा भैया कि हमने a और b का मान दो मेथड से, ठीक है ना, फाइंड आउट किया, जो कि वही आ रहा है। अब सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा, समझ में तो आया होगा, इतना सब में कॉमन है। बस पॉपुलर मेथड में क्या करना है हमें, ठीक है ना, x के कोएफिशिएंट को अलग कर लेना, कांस्टेंट टर्म को अलग कर लेना, उसके बाद कंपेयरिंग कर देना, उसके बाद में आपके इक्वेशंस बनेंगे, और उस इक्वेशन को सॉल्व करके a b जो भी होगा उस वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद में क्या होगा, वो हमारा संयुक्त भिन्न सरल भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा भैया, हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था 7/x प्लस 2, 7/x प्लस 2 इंटू x प्लस 3। अगर आपका क्वेश्चन ऐसे कह दे भैया, इंटीग्रेशन 7/x प्लस 2x प्लस 3 कह दिया जाए, इसका इंटीग्रेशन करो, तो अब हम लोग इसी क्वेश्चंस को, जब पार्शियल फ्रैक्शन नहीं पढ़े थे, कुछ भी नहीं जानते थे, तो यही क्वेश्चंस हमारे लिए क्या था भैया, हार्ड था। लेकिन अब हम लोग कुछ पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में जान चुके हैं, अब इसका ब्रह्मास्त्र हमें पता है, इस चीज को लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 7/x प्लस 2 माइनस 7/x प्लस 3 ओवरऑल क्या लगा देंगे, dx लगा देंगे। इसके बाद इसका आप लोग हम पार्ट से कर लेंगे, पार्ट बाय सब पार्ट बाय इंटीग्रेशन, तो 7/x प्लस 2 dx माइनस 7/x प्लस 3 dx। आप लोग तो अब समझदार हो गए हैं, यहां से इसका डायरेक्टली हो जाएगा 7 log x प्लस 2 माइनस 7 log x प्लस 3, और सॉल्व करेंगे 7 कॉमन ले लीजिए, log x प्लस 2 माइनस log x प्लस 3, और इसके बाद में क्या करेंगे, log m माइनस log n है, log m बाई n log x प्लस 2 बाई x प्लस 3, और एक कांस्टेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कितना आसान है, बट आपको पार्शियल फ्रैक्शन जानना है। तो दोस्तों इस प्रकार से फर्स्ट मेथड हम लोगों का क्या हो गया, इंड हो गया, मतलब फर्स्ट केस हमने इंड कर दिया, इतना नोट कर लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपके सामने, ठीक है ना, 3 टाइप के क्वेश्चंस लिखे हैं, और तीनों टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो केस नंबर फर्स्ट को फॉलो करेंगे कहीं ना कहीं। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, जब तक आप ये वीडियो
मतलब जब तक ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करते हैं तब तक हम आपको अगला जो हमारे पास 3 केसेस हैं उसको हम नहीं बताएंगे। हाँ, जब ये चीज़ आप सॉल्व कर लीजिएगा तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9670203072 पर आप क्या करेंगे, सॉल्व भेजेंगे। जब भेजेंगे तो हम जानेंगे कि हाँ पढ़ रहे हैं तो अर्थात मेरा ये जो वर्क है, हार्ड वर्क है, वो हम मानेंगे सक्सेस हो रहा है। जब तक आप इस चीज़ को नहीं भेजेंगे तब तक हम मानेंगे कि मेरा पढ़ाना लिखाना सब व्यर्थ है। तो दोस्तों ठीक है ना, पहला जो क्वेश्चन है 3x + 2 x + 1 x - 2, इसमें आपको दिख रहा है कि x + 1 x + 2 लीनियर है, नॉट रिपीटेशन है, अर्थात ये केस नंबर फर्स्ट को फॉलो करेगा। x² - x + 1 होल बाय x + 1 x - 2, पहला चीज़ क्या होगा कि ये आपके पास एक इम्प्रॉपर मतलब अनुचित भिन्न है। तो पहले नंबर का है अनुचित भिन्न है, क्योंकि जितना घात अंश का है उतना ही घात हर का है। कैसे पता मुझे, इस चीज़ को आप क्या करेंगे, हल करेंगे तो मिलेगा क्या, x², ठीक है ना, -x -2। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जितना हर की पावर है, जितना हर का डिग्री है उतना ही अंश का डिग्री है, तो वो कंडीशंस इम्प्रॉपर होगा। तो पहले हम लोग डिवाइड मेथड को फॉलो करके इस इम्प्रॉपर को हम प्रॉपर में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद क्या होगा, जो आपके पास थर्ड है, अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ में क्या है, हर का फैक्टर नहीं किया गया है। तो पहले कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो पहले हर का आप लोग फैक्टर कर लीजिएगा। फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन 3/x² मतलब x + 1 x - 2 x² - x - 2 मिलेगा ना। तो ये भी केस नंबर फर्स्ट को क्या कर रहा है भैया, फॉलो कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने कुछ हिंट दे दिया है, आप तीनों क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर हमारे व्हाट्सएप पर इसको सेंड करेंगे, फिर हम अगला वीडियो कंटिन्यू करेंगे जो कि केस नंबर सेकंड से होगा। तब तक के लिए आप लोगों से गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे तब के लिए सभी लोगों से नमस्कार। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें।